नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम एमसीक्यूज के साथ साथ आपको उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर सब लोगों को पता होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझ लेते हैं ये होता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स का बोलबाला रहता है, अर्थात पूरी इकोनॉमी की जो बागडोर है वो कौन संभालता है? वो केवल प्राइवेट प्लेयर संभालते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे यूएसए के अंदर आप देखते हैं, यूएसए के अंदर क्या है? प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर जो सारी इकोनॉमी है उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा सिर्फ सरकार देखती है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग भी सरकार करेगी और सर्विसेज भी सरकार ही देगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है? सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था कहलाती है। आज के समय में आप देख सकते हो, तो जैसे चाइना का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, वो पूरी तरीके से साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, पर कुछ मेजोरिटी के रूप में वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में आती है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर वो इकोनॉमी जो पूरे केवल मार्केट के बेसिस पे चलती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर प्राइवेट प्लेयर प्लस गवर्नमेंट उस अर्थव्यवस्था को देखती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों किसी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है वो किन राज्यों में होती है या किस तरीके के कंट्रीज में होती है? ऑप्शन दे रखे हैं पिछड़े राज्य, विकसित राज्य और विकासशील राज्य और अर्धविकसित राष्ट्र। तो हमारा जो देश है वो किस में आता है? वो आता है विकासशील राष्ट्रों में। ठीक है ना। विकसित राष्ट्र में कौन कौन से आ गए? यूएसए आ जाता है, रशिया आ गया, चाइना आ गया। इस तरीके के जो राष्ट्र हैं वो विकसित में आ जाते हैं। पिछड़े में क्या है? मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो सारे कहाँ है? पिछड़े बैकवर्ड में आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है आपसे कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब अगर कोई भी एक अर्थव्यवस्था जिसके अंदर आपको सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उसको वर्गीकृत करना है, तो आप किस आधार पर करेंगे? क्या आप कच्ची सामग्रियों के प्रयोग से? नहीं। आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप से? देखते हैं, उद्यमों का स्वामित्व से, या आप सोच सकते हैं रोजगारों के से? नहीं। तो आप कैसे करेंगे? आर्थिक गतिविधियां, जिस तरीके की उस अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक गतिविधियां हैं उसके रूप में, उसके बेसिस पर हम किसी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र की सह अस्तित्व होता है। मतलब जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इसका आंसर आप क्या खट से मारेंगे? इसका आंसर हम मारेंगे बी। ठीक है ना। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। अब आपको पहले ये पता होनी चाहिए कि ये क्षेत्र होते क्या क्या हैं। प्राइमरी क्षेत्र क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं। देखो, अगर मैं आपको उसको लेमन भाषा में समझाऊं तो आप ये समझो कि जिस भी एक्टिविटी से, जिस सेक्टर से आपको रॉ मटेरियल मिले, वो तो सारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल बोला तो कच्चा माल जहां से मिले वो सारा प्राइमरी हो गया। जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करें, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सारा क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। और जहां पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो सेक्टर कौन सा हो गया? वो टर्शरी सेक्टर हो गया। ठीक है ना। जैसे अब मैं रॉ मटेरियल की बात जैसे करूं तो क्या हो सकेगा? ये हो गया एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है ना। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो हो गया वो आपका प्राइमरी क्षेत्र में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी आप ऑटोमोबाइल हो गया या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिस तरीके से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिस भी चीज से, वो सारी सेकेंडरी में आ गई। तो आपको पता ही होगा भारत किसमें सबसे अव्वल है? भारत है सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे अव्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है? किस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे? वो होता है जहां पर न तो निर्यात हो और ना ही आयात हो। बंद अर्थव्यवस्था, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर ये सर्किल है, ये एक अर्थव्यवस्था, ये एक कंट्री है सपोज करो, जैसे ये समझ के हमने इंडिया है। अब ये इंडिया अगर अपने अंदर ही सारा काम करे, मतलब अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर ले, सारी सर्विसेज दे ले, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, मतलब इसको बाहर की दुनिया से
कोई भी मतलब नहीं है, तो ये इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बंद इकोनॉमी कहलाएगी। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सी है, तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन बेरोजगारी को किस तरीके से जानते हैं। देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंपल से समझें समझ में आ जाएगा। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तकनीकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जहां पर किसी भी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता है। सपोज एक काम को जहां 10 आदमी कर रहे थे, उस जगह पर अगर सपोज मैंने एक रोबोट लगा दिया जिसको देखने के लिए एक मैंने स्किल्ड बंदा एक लगा दिया, तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी मेरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा तकनीकी अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि देखो आपको ये पता होगा कोई भी बिजनेस होता है उसको एक साइकिल के तौर पे चलता है। जैसे अगर एक बिजनेस है तो एक साइकिल के तौर पे चल रहा है। साइकिल के तौर पे मतलब कभी उस बिजनेस में फ्लरिश करेगा, मतलब उसमें ग्रोथ आएगी, ठीक है, कभी क्या करेगा उसमें डाउन आएगा, कभी रिसेशन भी आएगा और कभी जैसे इन्फ्लेशन भी आ जाएगी। तो फिर जब ग्रोथ कर रहा था तो सब ठीक है, जब बिजनेस डाउन किया तो क्या करती है कंपनियां कुछ लोगों को निकाल देती हैं। तो जब वो निकाला गया या रिसेशन आया तब कंपनियां कुछ लोगों को निकाल देती हैं, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आया वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यदि जैसे आप कोई भी बंदा फ्रेशर है, उसने इंजीनियरिंग करी है कुछ की, उसके बाद जब वो अपनी नई नौकरी के लिए सर्च करता है, तो जब वो कॉलेज से निकला उसके बाद जो सर्च कर रहा है वो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कही जाएगी। या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब में जब जाता है, जैसे फर्स्ट जॉब से जब कोई बंदा दूसरी जॉब में जा रहा है, सेकंड जॉब के अंदर जा रहा है, सेकंड जॉब के अंदर जब जा रहा है, तो जो ये ड्यूरेशन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार तो बहुत हो, जैसे मैंने बोला कि भाई बहुत सारे रोजगार है, मतलब लोग आ सकते हैं, पर लोगों के अंदर स्किल नहीं है इतने कि वो उस रोजगार को ले पाए, तो वो क्या है, वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट की चीजें बहुत हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, पर उस एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए स्किल्ड वर्कर आपके पास नहीं है। तो भारत में किस तरीके की बेरोजगारी है, भारत में है संचारात्मक बेरोजगारी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी के नाम से भी आप इसको समझिए। शिक्षित भी लगभग ऐसी होती है कि लोग शिक्षित हैं पर फिर भी बेरोजगार हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है। ये क्वेश्चन आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या सैंपल इकट्ठे करती है, तो ये बाकी चीजों के भी करती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी करती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। जनरली अब इसका आंसर कृषि में जब हम बात करते हैं तो जनरली लोगों को बस एक ही चीज पता होगी, मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि भाई एक सीजन में तो सपोज किसी की जमीन है, उसने एक खरीफ की फसल कर ली या रबी की फसल कर ली और जायद की हुई, तो उस टाइम पर वो खाली बैठा हुआ है। या इसको ऐसे समझते हैं कि जब मानसून आया तो मानसून के टाइम पर हमने खेती बाड़ी कर ली, उसके बाद जब हमारी गर्मी रही तब हम पर खेती करने के लिए कुछ नहीं है, तो उस तरीके से जो बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है। ये जनरली सब लोगों ने पढ़ा है। पर उस बेरोजगारी के अलावा भी बेरोजगारियां होती हैं, जैसे मैंने बोला कि एक खेती करने के लिए सपोज करो 10 लोगों की जरूरत है, पर वहां 10 की वजह 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो जो वो 40 या 90 जो लोग हैं वो क्या, वो एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, जिनको हम अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। जनरली इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न, मैं जैसे बोलूं आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी मैंने बात करी कि 10 की आवश्यकता है, पर आवश्यकता कितने की है, 10 की है, पर आपके वहां कितने काम कर रहे हैं, वहां पर 50 आदमी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 40 आदमी जो है वो एक्स्ट्रा हैं, जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, जबरदस्ती का काम करवा रहे हो आप उनसे। अगला क्वेश्चन पूछा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया डिस्गाइज्ड क्या होता है कि आवश्यकता है 10 लोगों की, 10 लोगों से मेरा प्रॉपर काम चल सकता है, पर कितना काम कर रहे हैं, आदमी काम कर रहे हैं 50, तो 50 करने मतलब ये 40 जो आदमी हैं, जो 40 M है वो क्या है, ये एक्स्ट्रा आदमी है, मतलब इनको मैं नहीं भी लगाऊंगा ना तब भी मेरा काम चलेगा, पर क्योंकि ये लगे हुए हैं तो ये क्या एक तरीके से भी बेरोजगार के ही रूप में माने जाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कृषि होती है, तो मौसमी बेरोजगारी हो गई, और अदृश्य बेरोजगारी मैंने क्या बोला, यही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 10 की बजाय 50 काम कर रहे हैं, इस तरीके के दोनों अनएम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन पूछता है
कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। देखो आपको ये चीज दिख रही है, देखो ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी है कि वो तो रहेगी लाइफ टाइम, शहरी क्षेत्रों में कुछ अलग तरीके के हैं, पर जो गंभीर समस्या बनी हुई है बेरोजगारी, वो कौन सी है? वो है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है ना। तो शिक्षित बेरोजगारी हमारे लिए एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित हैं पर उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने क्या बात करी थी कि रोजगार की चीजें बहुत ज्यादा हैं, भाई रोजगार मेरे को सब जगह मिल रहा है, परंतु मेरे पास उस रोजगार को लेने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयड बंदे नहीं है। शिक्षित हैं पर उतने शिक्षित नहीं है कि जो उस एम्प्लॉयमेंट को ले सकें। एक ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? वो है आपका हैदराबाद के अंदर। ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको इनको याद रखना है, पेपर में आपको देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है संचरात्मक बेरोजगारी के क्या कारण है? आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है? फटाफट से आंसर बताओ, कारण क्या हो सकता है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। ठीक है ना। क्षमता अपर्याप्त कैसे हो जाएगी? भाई जब आपके पास बंदे ही नहीं है, उत्पाद कहां से करोगे? कच्चा माल तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। भारी उद्योगों में अपनी ये बिल्कुल गलत है, कच्चे माल की कमी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? उत्पाद क्षमता की अपर्याप्त होना। क्वेश्चन पूछा जाता है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? मतलब सीधी सी बात है, जो आप अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक छोड़ के, डोमेस्टिक के साथ साथ आप विश्व को भी जब अपने अंदर अवशोषित कर लेते हो तो वो सारा आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना, मतलब डोमेस्टिक और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उन दोनों को सामंजस्य स्थापित करना, उनको एक साथ लेके आना हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग ने गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी पर व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? 2400 है। अब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि नगरीय क्षेत्रों में यह कैलोरी का अंतर्ग्रहण कितना है? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है और शहरी क्षेत्रों में कितना होगा? तो देखो आप इसको पहले तो मैं आपको बताऊं ना, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी क्या है? फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, तो जब फिजिकल वर्क ज्यादा करता है तो उसको ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो देखो आप यहाँ से भी इसको हटा ही सकते हो, पर आपको याद रखना है इसका आंसर क्या है? 2100 कैलोरी है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग कमिटीज थी, जैसे लकड़वाला कमिटीज थी, तेंदुलकर कमिटीज थी, ये अलग अलग कमिटीज आई। इन कमिटीज ने क्या किया? गरीबी रेखा का निर्धारण किया। अब क्या था कि तेंदुलकर कमेटी ने कुछ पर्टिकुलर बेसिस पे किया कि उन्होंने सिर्फ कंजम्पशन बेसिस पे लिया। लकड़वाला ने क्या किया? कंजम्पशन, एजुकेशन वगैरह इन सबको इनकॉर्पोरेट किया। तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि जो पर्टिकुलर एक कमिटी थी उसने किस किस बेसिस पर जो गरीबी रेखा है उसका निर्धारण किया और कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन जनरली मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके डाटा कौन कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट करता है एनएसएसओ, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एनएसओ। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये आपके सारे सैंपल इकट्ठे करता है और इसी के बेसिस पे क्या नीति आयोग निर्धनता रेखा का आकलन करता है। ठीक है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्रों का प्रयोग करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके सूत्रों का प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया कि गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए हमारे पास अलग अलग समय पर अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। उन कमिटीज में से कुछ कमिटीज की रिकमेंडेशन मानी जाती है और कुछ, अब वो मानी क्यों जाती है? क्योंकि कुछ कमिटीज ने क्या किया कि भाई कंजम्पशन के आधार पर, जितना आदमी खाता है, प्रति व्यक्ति जितना खाता है या जितना कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ अलग कमिटीज बनी, जैसे लकड़वाला कमिटीज बनी। इन कमिटीज ने क्या किया? इन कमिटीज ने किया कि भाई एजुकेशन के आधार पर भी एक आदमी जब जी रहा है तो उसकी एजुकेशन की भी होगी, हेल्थ की भी होगी, कंजम्पशन की भी होगी। तो इन सब के बेसिस पे एक कैलोरी डेफिसिट, जिससे एक निर्धनता रेखा का आकलन किया गया। तो उसके लिए जो सूत्र यूज किए जाते हैं वो क्या है? तो वो किसके बेसिस पर सूत्र किए जाते हैं? वो किए जाते हैं डीटी लकड़वाला कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो यहां तक थे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप आपको ये सारे एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।